Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आपने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर जो एनसीईआरटी की चैप्टर 7 है, इसमें फेजर डायग्राम ऑफ एसी सर्किट्स को आपने पढ़ा। सभी तरह के एसी सर्किट्स में फेजर डायग्राम को ड्रॉ किए हम लोग। फिर हम लोगों ने सभी तरह के एसी सर्किट्स में करंट वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ किया। अब लेने जा रहे हैं पावर इन एसी सर्किट्स। बच्चों, हमेशा की तरह मैं आपको नोट्स लिखा देता हूं। पहले आप अपने नोटबुक में वीडियो देखते हुए नोट्स लिख लीजिए और देन उस नोट्स की मदद से आप सारे बुक के प्रॉब्लम सॉल्व करिए। और बच्चों, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत सारी अच्छे लेक्चर्स, अच्छे वीडियोस मैं आपको देने वाला हूं। आइए देखते हैं पावर इन एसी सर्किट्स। सबसे पहले हम ले रहे हैं एसी सर्किट विथ ओनली रजिस्टर। फिर लेंगे एसी सर्किट विथ ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर एंड देन एलसीआर सर्किट को हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। आइए, सबसे पहला हमारा सर्किट है एसी सर्किट विथ ओनली रजिस्टर, जिसको आर से हम लोग डिनोट भी करेंगे। आर रेजिस्टेंस के भी सिंबल हैं, तो रजिस्टर के लिए आर लिखेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए कि आर इज रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। अब इस तरह की सर्किट में हम लोगों ने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया और फेजर डायग्राम से कई सारी बातें निकल के आए, उसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। यदि आपको पीछे के लेक्चर्स देखना हो, पहले के लेक्चर्स देखना हो, तो हमेशा की तरह मैं बोलूँगा हैस ठाकुर सर यूट्यूब पर टाइप करिए, या नहीं तो फिर अपनी चैनल का नाम लिखिए फिजिक्स बाय ठाकुर सर और आप अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर की लेक्चर्स को देखिए। तब ले रहे हैं हम लोग एक रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस है आर, इसमें लगाया सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज जिसको एप्सिलॉन बोला। अब आप पहचानते हैं ऑलरेडी इस सिंबल को, एप्सिलॉन। हम लोगों ने ईएमएफ ऑफ एसी सोर्स यानी कि एसी जनरेटर की ईएमएफ के लिए हम लोगों ने यूज किया है। आप चाहें तो यहाँ पर इक्वेशन भी लिख लें, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का इक्वेशन, जैसा कि आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ये भी लिख सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा स्टेटमेंट बना दें हम लोग पहले, क्योंकि 12 के बोर्ड में आपको लिखना होगा, तो थोड़ी स्टेटमेंट आप पहले बना देंगे। फिगर में जो टर्म्स यूज करते हैं उसकी नेमिंग करिए एंड देन कैलकुलेशन करिए, तो आपको पूरे मार्क्स आते हैं। तो डिफाइन कर दीजिए, व्हेन अ सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज, सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज, इसको एप्सिलॉन से हम लोगों ने डिनोट कर लिया है, इज connected with a resistor of resistance R, let at any instant of time EMF of the source, यानी AC source, EMF of the source is epsilon at any instant of time, t भी लिख देते हैं, at any instant of time t, EMF of the source is epsilon, यानी instantaneous EMF is epsilon। AC voltage
अक्रॉस आर, या कहिए AC पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज V एंड AC करंट, सीधे करंट भी बोल सकते हैं, AC करंट इन द सर्किट इज I, इज I। चलिए टर्म की नेमिंग कर लिए हम लोग। देन जो इक्वेशंस आप देख चुके हैं पीछे के लेक्चर्स में, एप्सिलॉन, ऐसे इसका इक्वेशन लिख चुके हैं हम लोग, फिर भी लिख रहे हैं एक बार और, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, फिर भी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर V नॉट साइन ओमेगा टी। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बात किया है, ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल हैं, पीक वैल्यू ऑफ EMF, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस EMF, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड करंट का इक्वेशन रेजिस्टेंस में I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। और जैसा कि ऑलरेडी आप जानते हैं I नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ AC करंट। तो ये टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने कर लिया, यानी कि टर्म्स के नाम लिख लिए हम लोग। हमेशा फिजिक्स में टर्म का नाम हमें लिख लेना चाहिए एंड उसके बाद ही कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें करना चाहिए। अब जैसा कि आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है, जब करंट पास करता है किसी रजिस्टर में तो वहाँ पर जूल हीट के फॉर्म में एनर्जी खर्च होते हैं, यानी कि डिसिपेट होते हैं। डिसिपेट होते हैं यानी कि एनर्जी कंज्यूम होते हैं, खर्च होते हैं जब करंट पास करता है रजिस्टर में। वही मैकेनिज्म यहाँ भी है, तो थोड़ा सा हम लोग मेंशन कर दें, व्हेन AC करंट, व्हेन अल्टरनेटिंग करंट। अब जैसा कि टर्मिनोलॉजी हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही कर लिए थे, AC करंट अल्टरनेटिंग करंट को बोलते हैं, DC करंट डायरेक्ट करंट को बोलते हैं। तो व्हेन AC करंट passes through a resistor, then energy of the source is dissipated, यानी कंज्यूम्ड खर्च होते हैं, यूज्ड, डिसिपेटेड यानी यूज्ड खर्च होते हैं, इज डिसिपेटेड एज थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी कहते हैं हीट एनर्जी को, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ जूल हीट। अब जूल हीट किसको हम लोग बोले हैं, रेजिस्टेंस में करंट पास कराने पर जो हीट डेवलप होता है उसको जूल हीट कहते हैं, और इसी फिनोमेना को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह से व्हेन AC करंट पासेस थ्रू अ रजिस्टर, देन एनर्जी ऑफ द सोर्स, यानी सोर्स जो एनर्जी सप्लाई करता है करंट को चलाने के लिए, तो एनर्जी ऑफ द सोर्स इज डिसिपेटेड, सोर्स की एनर्जी करंट को चलाने में खर्च होता है एज थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी के टर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में खर्च होता है इन द फॉर्म ऑफ जूल हीट बोल सकते हैं, या ड्यू टू जूल हीटिंग ऐसे भी बोल सकते हैं। अब कितना पावर, कितना एनर्जी खर्च होते हैं, डिसिपेट होते हैं, तो एनर्जी कितना खर्च होता है, इसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है एनर्जी पर सेकंड निकालना, जिससे हमें एक आइडिया मिल जाता है किस रेट से हमारा एनर्जी खर्च हो रहा है। एंड सो पावर निकालना ज़्यादा अच्छा होता है जब कभी भी हमें एनर्जी का कंजप्शन, एनर्जी का खर्च बताना हो तो पावर निकालिए। आइए हम लोग पहले लेते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस पावर, इसको P सबस्क्रिप्ट I से डिनोट कर रहे हैं। डिसिपेटेड यानी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम जो पावर डिसिपेट हुआ, खर्च हुआ, डिसिपेटेड इन आर यानी रेजिस्टेंस आर में जो खर्च होते हैं, इसको आप लिख सकते हैं दिस इक्वल टू आई स्क्वायर आर। जैसा कि ऑलरेडी आप पढ़े हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, पावर आई स्क्वायर आर होते हैं, तो इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस आई स्क्वायर आर। अब रखिए आई का इक्वेशन, आई नॉट साइन ओमेगा टी रखेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इनटू आर। अब इसको सॉल्व करते चलिए आगे की तरफ। आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर। नाउ कांस्टेंट को एक जगह कर ले रहे हैं, आई नॉट स्क्वायर इनटू आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हम लोग जो एसी का वन साइकिल है, वन साइकिल का टाइम पीरियड टी, इतने टाइम में एसी के वन साइकिल में एवरेज डिसिपेशन ऑफ पावर यानी एवरेज कितना पावर खर्च होता है, इसको हम निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। एवरेज पावर, अब एवरेज पावर को कोई पी भी लिखते हैं, कोई पी बार भी लिखते हैं। चलिए मैं इसको पी बार से डिनोट कर रहा हूं। एवरेज पावर डिसिपेटेड एवरेज पावर डिसिपेटेड ओवर वन साइकिल ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट यानी इन टाइम टी, कैपिटल टी टाइम। हम लोगों ने टाइम पीरियड ऑफ एसी के लिए लिया है, पीछे के लेक्चर्स में आप ये सारी बात डिस्कस कर चुके हैं। तब एवरेज पावर हमें निकालना है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिसका भी एवरेज निकालते हैं उसको एक इस तरह के ब्रैकेट में हम रखते हैं, पी आई। ये हमने इंस्टेंटेनियस पावर निकाला, अब हम इसका एवरेज ले रहे हैं, एवरेज लेने जा रहे हैं इसका इन टाइम टी इन वन साइकिल ओवर वन साइकिल ऑफ एसी। तो फिर इस तरह के ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब, जैसा कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में, हम इसका एवरेज निकालने जा रहे हैं। तब आइए यहाँ पर इसको रखिए और सॉल्व कर दीजिए। तो आई स्क्वायर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो इसको हम रखेंगे बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो एवरेज नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है, इनटू आर। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका हम निकालेंगे एवरेज। अब जैसा कि हम लोग आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट या फिर मेन वैल्यू ऑफ करंट निकाले हैं, उसमें हम लोग निकाले हैं एवरेज वैल्यू। तो यदि आप चाहें तो डायरेक्ट इसके जगह पर 1/2 लिख लीजिए। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1/2 निकाल चुके हैं पीछे आरएमएस वैल्यू मेन वैल्यू ऑफ करंट के समय। नहीं, यदि आप इसको दिखाना चाहें तो जैसा कि हमने आपको एवरेज निकालने का इंटीग्रेशन मेथड सिखाया है तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसका एवरेज वैल्यू 1/2 आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, इंटीग्रेशन मेथड से दिखा देता हूँ आपको। ऐसे आप जान चुके हैं, मुझे पता है। आई नॉट स्क्वायर आर, जिसका एवरेज निकालते हैं, पहले हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए इसके साथ में हमें डी के साथ वेरिएबल लगाना होता है, और जो डी के साथ वेरिएबल लगाते हैं आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए, फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए डी के साथ जो वेरिएबल लगाते हैं डिनोमिनेटर में, उसी के इंटीग्रेशन से
इसी के इंटीग्रेशन से डिवाइड करते हैं, लिमिट जो यहाँ होगा वही यहाँ पे होगा, तो हमें निकल जाता है एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब ये मेथड भी हम लोगों ने चैप्टर के शुरुआत में ही सीख लिया था। अब हमें निकालना है ओवर वन साइकिल इन टाइम कैपिटल टी टाइम पीरियड ऑफ एसी, तो 0 to t इंटीग्रेट कर दीजिए, 0 to t इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए अब इसका कैलकुलेशन कर लें हम लोग। और बच्चों शुरू से जो काम आपने किया है उसका रिवीजन जारी रखेंगे, रिवीजन करते चलेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम बिल्कुल इजी ढंग से सॉल्व होगा इस चैप्टर का। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। दिस इज इक्वल टू आई नॉट ए स्क्वायर आर इंटीग्रेशन डी टी, अपर लिमिट टी माइनस जीरो, तो कैपिटल टी माइनस जीरो कैपिटल टी हो जाएगा, इसको मैं साइड कर देता हूं कैपिटल टी। अब ये रह गया, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस 2 थीटा का फंक्शन जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, तो फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने लिख लिया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, आरएमएस वैल्यू के समय ये काम आप किए हुए हैं। लिमिट 0 to t डी टी, अब ये डी टी उड़े में लगना है, ठीक है, तो ब्रैकेट में ले लीजिए डी टी। नाउ दिस इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन टी, अब ये 2 फ्री टर्म है, इसको बाहर निकाल रहे हैं, ये 2 बाहर निकाल लिया हमने। अब इंटीग्रेशन के अंदर 1 डी टी, दोनों टर्म को अलग कर रहे हैं, इंटीग्रेशन डी टी 0 to t माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2 ओमेगा टी डी टी 0 to t लिमिट। नाउ दिस इक्वल टू हाफ 1/2 हाफ आई नॉट स्क्वायर आर बाई टी कैपिटल टी, इंटीग्रेशन डी टी टी हो जाएंगे, अपर लिमिट टी माइनस जीरो, तो ये टी हो गया माइनस। अब देखिए कॉस 2 ओमेगा टी यानी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन 1 साइकिल में 0, इंटीग्रेशन साइन थीटा 1 साइकिल में 0, तो यहाँ पर भी आप चाहें तो इसके बदले में डायरेक्ट 0 रख सकते हैं। कॉस ये थीटा मान लीजिए, तो कॉस थीटा का 1 साइकिल में इंटीग्रेशन 360 डिग्री में इंटीग्रेशन 0 होता है, या नहीं तो फिर एक्सपैंड करके दिखाना चाहें तो कर दीजिए, एक्सपैंड कर दीजिए। कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन 2 ओमेगा टी, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, मान लीजिए ये थीटा हमारा है, अपॉन कांस्टेंट 2 ओमेगा है इसमें, लिमिट 0 to t। लेकिन आप एग्जाम में लिख सकते हैं, इसके जगह पर डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला स्टेप में हाफ आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन टी इनसाइड ब्रैकेट टी माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा को साइड कर रहे हैं, बाहर निकाल लिया हमने कांस्टेंट को। अब लिमिट पुट कर रहे हैं साइन 2 ओमेगा को, जैसा कि हम लोग सीखे हैं पीछे लेक्चर्स में, ओमेगा को 2 पाई बाई टी हमेशा लिखना है, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। प्रॉब्लम करने के समय आप ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख लिया करिए। नाउ टी के जगह अपर लिमिट कैपिटल टी को रखा, माइनस साइन 2 ओमेगा टी, टी वेरिएबल के जगह पर ये लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, 0 रखेंगे तो फिर ये 0 हो जाएंगे, साइन 0 साइन 0। नाउ अब देखिए साइन 2 इंटू 2 पाई, अब आपको पता है 2 पाई पे एंगल क्या होता है 0, 2 इंटू 2 पाई यानी 2 बार 2 पाई, एक बार 2 पाई, फिर दूसरी बार 2 पाई। 2 पाई एंगल जब चलते हैं हम, एंगल फिर से क्या होता है 0, तो ये भी साइन 0 हो गया, साइन 0 0 साइन 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 इंटू 1 अपॉन 2 ओमेगा 0। इसलिए आप इसके जगह पर डायरेक्ट 0 रख लेंगे तो कोई गलत नहीं करेगा आपको। तो ये हो गया 0, बच गया हमारे पास में हाफ
आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन टी। नाउ टी इंटू टी, ब्रैकेट हटा रहे हैं, दिस टर्म इज 0। अब टी से टी कैंसिल हो गया, आ गया यहाँ से पी बार एवरेज पावर डिसिपेटेड इन वन साइकिल हाफ आई नॉट स्क्वायर इंटू आर। अब बच्चों, जैसा कि हम लोग आरएमएस वैल्यू को डिफाइन किए हैं, तो आरएमएस वैल्यू के टर्म में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट के टर्म में हम इसको लाना चाहेंगे। पावर को आरएमएस वैल्यू के टर्म में करके देखिए क्या आता है। तो दिस इज इक्वल टू पी बार एवरेज पावर पर साइकिल ऑफ एसी, आई नॉट स्क्वायर को हमने लिख दिया आई नॉट इंटू आई नॉट, आई नॉट स्क्वायर को आई नॉट इंटू आई नॉट लिख लिया। 2 को √2 इंटू √2 कर लेते हैं, एक √2 यहाँ पर रख दिया, एक √2 यहाँ पे रख दिया। अब आप पहचान गए होंगे आई नॉट बाई √2 ये आई आर एम एस है, आर एम एस करंट है, एंड सो पी बार एवरेज पावर दिस इक्वल टू आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर करंट, आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर करंट इंटू आर, एंड सो पी बार इक्वल टू हो गया आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर करंट स्क्वायर इंटू आर, इक्वेशन नंबर 2। अब जो हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यानी डीसी करंट के लिए जो हम लोगों ने काम किया, वहाँ पर पावर निकाले थे, तो फॉर डीसी या डीसी करंट बोलिए, केवल डीसी भी बोलते हैं लोग, डीसी करंट भी बोलते हैं, फॉर डीसी करंट, फॉर डीसी पावर डिसिपेटेड, पावर को पी बार लिख रहे हैं फिर हम, डिसिपेटेड in R as joule heat in the form of joule heat, तो P बार यानी पावर डिसिपेटेड, एवरेज पावर डिसिपेटेड एज जूल हीट इन रजिस्टर, आपको याद होगा I स्क्वायर R, यही निकाले हैं। अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को यदि कंपेयर करें तो पावर डिसिपेशन सेम यदि रखते हैं, रेजिस्टेंस सेम रखते हैं, तो फिर आई आर एम एस डीसी करंट आई के सेम हो जाएंगे। तो बच्चों कहा जाता है कि आर एम एस करंट इज इक्विवेलेंट डीसी, यानी कि जो इक्वेशन, जो फॉर्मूला, जो तरीका आप डीसी के लिए, डीसी करंट के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल वही तरीका, वही फॉर्मूला आप आरएमएस करंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो फिर डीसी के लिए जैसा कि आपको पता है V इक्वल टू आई आर यानी ओम्स लॉ बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर डीसी के लिए आप लिखते हैं। तो फिर आरएमएस वैल्यू के लिए आप इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं। सिमिलरली फॉर आरएमएस करंट, आरएमएस करंट के लिए इसी तरह से आप लिख सकते हैं डीसी के इक्वेशन के तरह V, तो V आरएमएस कर लें यानी आरएमएस वोल्टेज। अब आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट ये सब पढ़े हैं, साथ में ये भी पढ़े हैं कि हमारे घर में जो करंट आता है, जो वोल्टेज आता है, तो उसकी जो मेज़रमेंट आप करते हैं, जो वैल्यू हमें मिलता है वो आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज का, आरएमएस वैल्यू है करंट का। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहा है वोल्टेज, तो वो क्या है,
RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। कहते हैं हमारे घर में 30 एम्पियर की करंट आ रही है, वो करंट क्या है? RMS करंट है। तो फिर भी RMS, ठीक है, एकदम सिमिलर इक्वेशन, जैसे पावर के लिए सिमिलर इक्वेशन है उसी तरह से ओम्स लॉ के तरह सिमिलर इक्वेशन आप लिख सकते हैं। तो भी DC के लिए भी RMS करंट के लिए RMS वोल्टेज, फिर I RMS R आप लिख सकते हैं। अब इस तरह से लोग कहते हैं RMS करंट इज इक्विवेलेंट DC। चलिए नेक्स्ट AC सर्किट। विथ ओनली इंडक्टर, जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस L है। अब हमें इसमें पावर निकालना है। ये लिया हमने एक इंडक्टर जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस L है, इसमें सोर्स ऑफ AC वोल्टेज लगाया, एप्सिलॉन इंस्टैन्टेनियस EMF एंड सिंबल ऑफ AC सोर्स, ये भी एप्सिलॉन मान लीजिए। अब एप्सिलॉन EMF है AC सोर्स का, इसका इक्वेशन एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा t लिख लिया हमने। तो ये स्टेटमेंट बना दीजिए, व्हेन अ सोर्स ऑफ AC voltage, source of AC voltage epsilon is connected with an inductor of inductance L, let at any instant of time t, at any instant of time t, EMF of the source is epsilon, voltage across L यानी इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज इज V एंड AC करंट इन सर्किट, या बोलिए इन इंडक्टर, इन सर्किट इन इंडक्टर, क्योंकि करंट तो एक ही होंगे पूरे सर्किट में, इज I at an instant of time, करंट I at an instant of time हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, EMF ऑफ द सोर्स एप्सिलॉन, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर भी सपोज किए, देन इक्वेशन एप्सिलॉन का जैसे लिखते आ रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा t, भी का इक्वेशन V नॉट साइन ओमेगा t, और ये दोनों इक्वल हैं, बिकॉज ये जो हमारा एक क्लोज सर्किट है इसमें किरचॉफ्स लॉ लगा करके, जैसा कि हम लोग देखे हैं पीछे लेक्चर्स में, ये इक्वल होते हैं। अब करंट I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। जैसा कि बच्चों आपको याद होगा जो फेजर डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया था ओनली फॉर इंडक्टर, तो फिर वहाँ पर आपने देखा था कि जो करंट है, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई फेज पाई बाई टू ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के हैं, यानी कि जो करंट की जो फेज होते हैं पाई बाई 2 एंगल पीछे होते हैं। और फेजर डायग्राम लेक्चर 7 में बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखाया है, और एक्चुअल फेजर डायग्राम है, आप उसको देखिए, यदि नहीं देखे हैं तो देखिए, ठीक है। अब हमें निकालना है पावर। अब जो पावर सप्लाई होते हैं सोर्स से, पहले हम इसका पता लगाएंगे।
तो इंस्टैंटेनियस पावर, इंस्टैंटेनियस पावर सप्लाइड, इंस्टैंटेनियस पावर सप्लाइड, इसको पी आई से डिनोट कर रहे हैं, बाय द सोर्स, बाय द सोर्स, सोर्स से जो इस समय इंस्टैंटेनियस पावर सप्लाई हो रहा है, पी आई से डिनोट कर रहे हैं, इंस्टैंटेनियस पावर सप्लाइड बाय द सोर्स इन इंडक्टर, दिस इज एप्सिलॉन instantaneous voltage, instantaneous EMF of the source into I, voltage into current power, ठीक है। EMF क्या है? वोल्टेज है, तो वोल्टेज into current power, और सप्लाइड बाय द सोर्स, तो सप्लाइड बाय द सोर्स में हमें EMF लेना चाहिए, जैसा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़े थे कि जो सोर्स सप्लाई करता है एनर्जी उसकी EMF into करंट सप्लाइड एनर्जी होते हैं। अब रखते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, आई के जगह पर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 जो देख रहे हैं, इसमें से मैं माइनस साइन निकाल रहा हूं कॉमन, इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल रहा हूं, दिस इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब बच्चों आपको पता है कि साइन माइनस थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा, तो यहीं इसमें से हमने माइनस कॉमन निकाल दिया, बाहर कर दिया माइनस, तो फिर साइन माइनस थीटा हो जाएंगे, एंड सो माइनस साइन थीटा। नाउ दिस इक्वल टू, कांस्टेंट को साइड करिए, एप्सिलॉन नॉट आई नॉट, माइनस साइन को भी शुरू में कर दे रहे हैं, माइनस साइन शुरू में कर दिया, नाउ साइन ओमेगा टी और साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो फिर ये हो गया कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। अब आगे हम एवरेज निकालेंगे, तो फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड सो इसको हम साइन 2 थीटा के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, माइनस एप्सिलॉन नॉट आई नॉट 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, 2 से मल्टीप्लाई लिया, अब 2 से डिवाइड लेते हैं, नीचे डिवाइड ले रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2 से नीचे डिवाइड लिया हमने। अब जैसा कि आप क्लियरली देख रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट आई नॉट बाई 2, ये आ गया साइन 2 थीटा के फॉर्म में, साइन 2 ओमेगा टी। अब हमें चाहिए एवरेज पावर इन वन साइकिल ऑफ एसी, अब एवरेज पावर, इसको P बार से डिनोट कर ले रहे हैं, P बार एवरेज पावर, P बार सप्लाइड, एवरेज पावर सप्लाइड ओवर वन साइकिल, सप्लाइड बाय सोर्स, सप्लाई कौन कर रहा है? सोर्स, सप्लाइड बाय सोर्स ओवर वन साइकिल ऑफ एसी, यानी इन टाइम t, देन P बार इक्वल टू, अब हम लेंगे इसका एवरेज, तो एवरेज निकालने के लिए इस ब्रैकेट को शो कर दीजिए, मीन्स हमें इसका एवरेज निकालना है, पावर का एवरेज निकालना है, तब इसके जगह पर इसको रखिए। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम इस सिंबल्स के इस ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट का तो एवरेज नहीं होता है, एंड सो माइनस एप्सिलॉन नॉट आई नॉट बाई 2, नाउ एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। अब बच्चों साइन 2 ओमेगा टी यानी साइन थीटा का वन साइकिल में एवरेज, जैसा कि ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं पीछे लेक्चर्स में,
तो मैं इसको अब डायरेक्ट लिख देता हूँ। दिस इज 0 1 साइकिल में 360 डिग्री में साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है 0, साइन थीटा का एवरेज निकालेंगे तो फिर वही मेथड इंटीग्रेट करेंगे हम और फिर इंटीग्रेशन dt से डिवाइड करेंगे 0 to t, तो फिर इंटीग्रेशन जो इसका होगा वो 0 होगा ओवर 1 साइकिल 360 डिग्री में। एंड सो दिस इज 0 माइनस एप्सिलॉन नोट I नोट बाई 2 इंटू 0, नाउ दिस इक्वल टू 0। तो क्या देख रहे हैं, एवरेज पावर सप्लाइड ओवर 1 साइकिल इन इंडक्टर इज 0। इंडक्टर में 1 साइकिल में जो सप्लाइड पावर है ये 0 होते हैं। आइए नेक्स्ट अब हम लेते हैं कैपेसिटर, एसी सर्किट विथ ओनली सी, एसी सर्किट विथ ओनली सी यानी ओनली कैपेसिटर, ओनली कैपेसिटर या हमने कैपेसिटर, इसमें लगाया सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज, ये लगा दिया एप्सिलॉन इंस्टैन्टेनियस ईएमएफ ऑफ एसी सोर्स एंड सिंबल ऑफ सोर्स भी ले लिया हम एप्सिलॉन, सभी एक जगह पर। एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी आप यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं मनो ओनली एप्सिलॉन लिख के छोड़ दीजिए। फिर स्टेटमेंट ठीक पहले की तरह थोड़ा सा फ्रेम करिए, व्हेन एन एसी सोर्स, एसी सोर्स एप्सिलॉन, चलिए थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मैंने, सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज जो लिखते हैं आप उसको शॉर्ट में एसी सोर्स लिख सकते हैं। तो व्हेन एन एसी सोर्स एप्सिलॉन इज कनेक्टेड with a capacitor, with a capacitor of capacitance, capacitor of capacitance C, let at any instant of time EMF of the source is epsilon, voltage across C यानी कैपेसिटर is V and current in the circuit is I। अब इन सब का इक्वेशन लिखते हैं। EMF का इक्वेशन हमेशा यही लिखते आ रहे हैं, एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी। अब आप इस सब को पहचान गए होंगे बहुत अच्छी तरह से, कई बार लिख लिया। अब आप चैप्टर के लास्ट में पहुंच चुके हैं। V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और जैसा कि पीछे चैप्टर में हम लोग पीछे के टॉपिक्स में, चैप्टर नहीं पीछे के टॉपिक्स में हम लोग पढ़े थे, एप्सिलॉन और V इक्वल होते हैं, एप्सिलॉन नोट और V नॉट इक्वल होते हैं। करंट I इक्वल टू I नॉट साइन, अब कैपेसिटर में पढ़े थे करंट लीड्स द वोल्टेज बाई पाई बाई 2, एंड सो यहाँ पर हमें लिखना होगा करंट का इक्वेशन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब बच्चों फिर हम इंस्टैन्टेनियस पावर निकालेंगे और फिर वहाँ से एवरेज कर लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। आइए इंस्टैन्टेनियस पावर सप्लाइड,
पहले निकालते हैं। डिफाइन करिए। इंस्टेंटेनियस पावर PI से डिनोट करते चलिए, सेम सिंबल यूज करते चलिए। इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड, और सप्लाई कौन करेगा? सोर्स सप्लाई करेगा, तो बाय द सोर्स ऐसे अंडरस्टूड होता है। इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड भी आप लिख देंगे, लोग समझ जाते हैं सप्लाई कहाँ से होगा, जो AC का सोर्स होगा वही सप्लाई करेगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाय द सोर्स PI, फिर उसी तरह से सोर्स का EMF इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट, पावर, और सप्लाइड पावर है तो EMF लेंगे, भी नहीं लीजिए यहाँ पर, EMF लीजिए। सप्लाइड पावर सोर्स के EMF से होते हैं। नाउ एप्सिलॉन नोट, इसके जगह पर आप सॉल्व करते हैं। एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी, I के जगह पर इसको पुट कर रहे हैं I नोट साइन, अब ओमेगा टी प्लस π/2 में π/2 को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है, π/2 को पहले लिख दिया, प्लस ओमेगा टी, इससे कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है, प्लस में आगे पीछे आप करेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं होता है। अब आप सबको पता है साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होते हैं। दिस इक्वल टू एप्सिलॉन नोट I नोट साइन ओमेगा टी, साइन 90 प्लस थीटा ओमेगा टी यानी थीटा, तो फिर ये हो जाएंगे कॉस थीटा यानी कॉस ओमेगा टी। फिर आगे हमें एवरेज निकालना है, इंटीग्रेशन करना है, तो फिर इसको साइन 2 थीटा के फॉर्म में ले आइए। तो जैसा कि अभी किए हैं इंडक्टर में, उसी तरह से I नोट, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो साइन 2 थीटा के फॉर्म आ जाएंगे, तो फिर इंटीग्रेट हो जाएगा, एवरेज निकल जाएंगे। 2 से डिवाइड लेते हैं, तो 2 से डिवाइड लिया, अब 2 से मल्टीप्लाई ले रहे हैं, 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। नाउ दिस इक्वल टू एप्सिलॉन नोट I नोट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओमेगा टी को मन ही मन थीटा सपोज कर लीजिए, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज साइन 2 थीटा, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। अब एवरेज पावर, तो एवरेज पावर P बार सप्लाइड ओवर 1 साइकिल ऑफ AC, यानी कि इन टाइम T, टाइम ऑफ 1 साइकिल ऑफ AC, इस टाइम में कितना एवरेज पावर सप्लाई हुआ है, ठीक है। कौन सप्लाई करेगा? सोर्स, तो सप्लाइड बाय द सोर्स, एवरेज पावर सप्लाइड बाय द सोर्स इन कैपेसिटर। अब एवरेज निकालना है, जैसे कि निकालते आ रहे हैं पहले की तरह, एंड सो P बार एवरेज पावर, दिस इज PI रखा इस सिंबल के अंदर, मतलब कि हमें इसका एवरेज चाहिए। अब ये तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर रखें, एप्सिलॉन नॉट I नॉट अपॉन 2, नाउ एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी। अब देखिए बच्चों, साइन 2 ओमेगा टी यानी साइन थीटा का एवरेज
1 साइकिल में 0, क्योंकि आप इंटीग्रेट करेंगे जब इसको 1 साइकिल के लिए, जब इंटीग्रेशन लेंगे आप इसका, तो पता है इंटीग्रेशन साइन थीटा इन 360 डिग्री इक्वल टू 0। तो फिर आप इसके जगह पर डायरेक्ट 0 पुट कर लीजिए। एप्सिलॉन नोट आई नोट बाई 2 और दिस इज 0, ये हो गया 0, मीन्स एवरेज पावर सप्लाइड ओवर 1 साइकिल ऑफ AC इन कैपेसिटर इज 0। इस तरह से कैपेसिटर में एवरेज सप्लाइड पावर 0, इंडक्टर में एवरेज सप्लाइड पावर 0 मिला हमें। अब हम तीनों RLC को एक साथ अब कंबाइन कर रहे हैं, RLC सर्किट, LCR सर्किट। तो पावर इन LCR सीरीज सर्किट, सीरीज AC सर्किट, या हमने एक रेजिस्टर, रेजिस्टेंस R, इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस L, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस C लगाया, इसमें हम AC सोर्स, सोर्स ऑफ AC वोल्टेज, सोर्स ऑफ AC EMF, एप्सिलॉन, इक्वेशन ऑफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट sin omega t, epsilon is instantaneous EMF of AC source, AC source is AC generator। ठीक पहले की तरह फिर स्टेटमेंट थोड़ा बना दीजिए, क्योंकि 12 बोर्ड एग्जाम में स्टेटमेंट थोड़ा आप लिख करके देन मैथमेटिकल काम करेंगे तभी पूरे मार्क्स आते हैं। तो आइए डिफाइन कर लीजिए। when a source of AC voltage एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से डिनोट कर लिए, सोर्स ऑफ AC voltage, एप्सिलॉन इज EMF ऑफ सोर्स आल्सो। तो व्हेन अ सोर्स ऑफ AC voltage एप्सिलॉन is connected with an AC circuit having R रेजिस्टेंस, रजिस्टर का रेजिस्टेंस L, इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस एंड C कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, यानी RLC रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस इन सीरीज। लेट at any instant of time, at an instant of time t, at an instant of time t, EMF of the source, EMF of the source is epsilon, current in the circuit, current in the circuit is I, और सीरीज में है तो सब में करंट सेम होगा, सीरीज में करंट तो सेम होते हैं। देन अब EMF, इंस्टेंटेनियस EMF एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t, EMF ऑफ सोर्स एप्सिलॉन का इक्वेशन एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा t। नाउ करंट का इक्वेशन I इक्वल टू I नॉट साइन। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी एक बात पर ध्यान रखेंगे, जो आपने लेक्चर 7 के दरमियान फेजर डायग्राम्स ड्रॉ किए और वहाँ पर आप पढ़े मोर कैपेसिटिव सर्किट, मोर इंडक्टिव सर्किट। तो वहाँ पर हमें
जो फेज है करंट का फाई, इस पर हमें ध्यान रखना होगा। तो हम लोग ले रहे हैं मोर कैपेसिटिव सर्किट, यहाँ पर I इक्वल टू आई नोट साइन, और मोर कैपेसिटिव सर्किट में आपने पढ़ा है करंट का इक्वेशन ओमेगा टी प्लस फाई। थोड़ा सा साइड में लिख लीजिए ब्रैकेट में, इन मोर कैपेसिटिव सर्किट देन इंडक्टिव, मोर कैपेसिटिव देन इंडक्टिव, ऐसे सर्किट में ओमेगा टी प्लस फाई हमें मिला है। और यहीं पर आपने थोड़ा सा मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, इन मोर इंडक्टिव सर्किट, देन कैपेसिटिव, ऐसे सर्किट में हमें I का इक्वेशन मिला था, I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है ना, फेजर डायग्राम ये मैं थोड़ा साइड में एक्स्ट्रा लिखते रहा हूं ताकि पहचान में रहे। तो इन मोर कैपेसिटिव सर्किट देन इंडक्टिव, यानी कि ज़्यादा कैपेसिटिव है सर्किट, कम इंडक्टिव है, तो उसमें ओमेगा टी प्लस फाई होते हैं करंट के इक्वेशन में। और वहीं पर यदि हमारा सर्किट मोर इंडक्टिव हो गया तो फिर I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब आप करंट का इक्वेशन ये भी ले सकते हैं, आप करंट का इक्वेशन ये भी ले सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब देखिए पहचानने के लिए मोर कैपेसिटिव सर्किट के लिए कैसे पहचानते हैं, इसकी पहचान हम लोग देखे हैं लेक्चर 7 में। जब XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस मोर देन XL इंडक्टिव रिएक्टेंस होते हैं तो मोर कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं। मोर इंडक्टिव सर्किट कब आप बोलते हैं, जब XL इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस से बड़ा होता है तो कहते हैं मोर इंडक्टिव। चलिए, तो इस बात पर हमें ध्यान रखना है। और आप मोर कैपेसिटिव भी ले सकते हैं, मोर इंडक्टिव भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं करंट का इक्वेशन। अब हम लोग कितनी पावर सप्लाई हो रहा है इस समय सोर्स से, इसका पता लगाएंगे। तो पहले इंस्टैंटेनियस की बात कर लें। तो इंस्टैंटेनियस पावर P सबस्क्रिप्ट I सप्लाइड by the source, supplied by the source PI इक्वल टू फिर वहीं EMF ऑफ सोर्स इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट, पावर रखिए एप्सिलॉन के जगह इसका इक्वेशन एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी, I के जगह आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम लोग फिर एवरेज पावर निकालेंगे तो फिर इंटीग्रेट करना होगा, तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लें पहले जिससे कि हम इंटीग्रेट कर सकें। तो चलिए कांस्टेंट को एक जगह कर लिया हमने, एप्सिलॉन नोट आई नोट साइन, अब मैं इसको पहले लिख रहा हूँ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ इनटू साइन ओमेगा टी। क्यों, मैं आगे आपको बता रहा हूँ। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए एक इक्वेशन की मदद लेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है,
टू साइन ए इंटू साइन बी। आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब बच्चों ऐसे कर लेने से बहुत ही छोटा सा इंटीग्रेशन होगा, बिल्कुल आसानी से एवरेज निकल जाएंगे। ठीक है, नहीं इसको कंपाउंड एंगल पे यदि एक्सपेंड कर देते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है कैलकुलेशन, तो इसलिए इस फार्मूला को आप अप्लाई कर लीजिए। इसको साइन ए सपोज कर लीजिए, इसको ए, इसको बी सपोज कर लीजिए, तो साइन बी ए साइन ए, देन ये फार्मूला लगा लीजिए। तो ये नाउ दिस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आई नॉट। यहीं पर यदि साइन ए साइन बी करें तो क्या होगा, 2 चला जाएगा राइट साइड, तो फिर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो जैसा आप करना चाहें, चलिए मैं इसको एक बार और लिखता हूं, 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू साइन ओमेगा टी। चलिए मैंने ये लिख दिया, ये फॉर्मूला दिया हमने, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी, ये ला दिया हमने। तब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई लिए हैं तो 2 से नीचे डिवाइड लीजिए, डिवाइड ले लिया 2 से। अब फॉर्मूला सामने है, लगाइए। नाउ दिस इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट आई नॉट कॉस ए माइनस बी ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी करेंगे तो क्या बचेगा, 5, एंड सो ये हो गया कॉस 5 माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, तो कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएंगे ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी प्लस 5। अब लेते हैं एवरेज, तो फिर एवरेज पावर पी बार supplied by the source in the circuit या सीधे भी बोल दीजिए एवरेज पावर सप्लाइड ओवर 1 साइकिल। अब 1 साइकिल लेंगे, ओवर 1 साइकिल ऑफ एसी, और जैसा कि अब आप जानते हैं 1 साइकिल ऑफ एसी मतलब इन टाइम टी, वेयर टी इज कैपिटल टी, टाइम पीरियड ऑफ एसी। अब इसमें हमें पावर का एवरेज लेना है पी बार, तो पी बार पी आई का एवरेज निकालेंगे, पी आई रखा इस ब्रैकेट के अंदर, और इस ब्रैकेट का मतलब हम इसका एवरेज निकालते हैं, पावर का एवरेज निकालते हैं। अब आइए यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो फिर दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, आई नॉट कांस्टेंट, ब्रैकेट में आ जाइए, कॉस 5 ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, 5 इज कांस्टेंट, तो कॉस 5 ये भी कांस्टेंट है, माइनस अब इसका एवरेज निकालना होगा हमें, कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 इसका एवरेज, ठीक है, इसका एवरेज निकालना होगा। नाउ दिस ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करें।
देखें क्या आता है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको दोबारा से लिख देता हूँ, थोड़ा सा ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पर दोबारा से लिख रहा हूँ। हाफ एप्सिलॉन नोट आई नोट inside bracket cos phi constant minus average of this term cos omega t plus phi, इसका एवरेज। नाउ दिस ब्रैकेट क्लोज्ड। अब बहुत अच्छे से आप फील कर जाएंगे। नाउ दिस इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नोट आई नोट कॉस फाई माइनस, अब देखिए बच्चों, इसको थीटा सपोज करिए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे एवरेज लेने के लिए हम इन वन साइकिल यानी कि 360 डिग्री में। तो 360 डिग्री में कॉस थीटा का इंटीग्रेशन 0 होता है। फिर हम लोगों ने जैसा कि आरएमएस वैल्यू मीन वैल्यू ऑफ एसी निकाला, वहाँ भी देखा हम लोगों ने कि एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा 0 होते हैं, मीन वैल्यू ऑफ साइन थीटा 0 होते हैं, एंड सो दिस इज 0। तो फिर यहाँ पर 0 रख दीजिए। नहीं, यदि आपको दिखाने का मन करे तो फिर जैसा कि एवरेज निकालने के लिए अब कई बार हम लोग कर चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dt से मल्टीप्लाई लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt 0 टू कैपिटल T लिमिट लेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने फर्स्ट टॉपिक में कर दिया था, बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ हाफ एप्सिलॉन नोट आई नोट कॉस फाई। अब ये रिजल्ट आ गया हमारे सामने। चलिए इसको एज फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लें। अब इसको हम लोग फार्मूला के तरह यूज करते रहेंगे। जब कभी भी हमें एसी सर्किट में निकालना होगा एवरेज पावर, तो फिर हम इसको यूज करेंगे। अब पावर के लिए जैसा कि आप जान रहे हैं, आरएमएस वैल्यू इज़ बेटर। एनर्जी निकालने के लिए आरएमएस वैल्यू ज़्यादा बढ़िया है, जिससे कि डीसी के तरह निकल जाते हैं हमें सब चीज़। तो इसको आरएमएस के टर्म में लाना चाह रहे हैं। तो फिर पी बार इक्वल टू एप्सिलॉन नोट अपॉन अंडर रूट 2 आई नोट अपॉन अंडर रूट 2 कर दिया कॉस फाई। देखिए इस 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 कर दिया, रूट 2 इंटू रूट 2 2, एप्सिलॉन नोट के साथ में रूट 2, आई नोट के साथ में रूट 2 लगा दिया। अब आप जान रहे हैं कि आरएमएस वैल्यू है, एंड सो पी बार इक्वल टू एप्सिलॉन आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ आई आरएमएस करंट कॉस फाई। इक्वेशन नंबर इसको 2 सपोज कर रहे हैं। फिर जैसा कि हम लोगों ने देखा कि भी आरएमएस या कहिए एप्सिलॉन आरएमएस वोल्टेज इक्वल टू आई आरएमएस इंटू जेड। जो फेजर डायग्राम में हम लोगों ने काम किया था, तो वहाँ पर देखा था आई नोट इक्वल टू एप्सिलॉन नोट बाई जेड, जहाँ जेड क्या है, एम्पेडेंस। तो फिर यहाँ से हम लोग देखें कि यदि आरएमएस वैल्यू यहाँ पर हम लें तो यहाँ भी आरएमएस वैल्यू होगा, यानी कि इसको बाय रूट 2 कर दें, इसको बाय रूट 2 कर दें, तो ये आरएमएस हो जाएंगे। एंड सो इक्वेशन आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन आरएमएस आई आरएमएस इंटू जेड, वेयर जेड इज इम्पेडेंस। अब जो एप्सिलॉन आरएमएस है, इसके जगह पर मैं इसको रख रहा हूँ, तो आइए यहाँ पर पुट करते हैं इसको। तो फिर पी बार इक्वल टू आई आरएमएस इंटू जेड रखा यहाँ पे, आई आरएमएस इंटू जेड, जेड इज इम्पेडेंस, आई आरएमएस कॉस फाई। अब इसको मल्टीप्लाई ले रहे हैं, नाउ दिस विल बी इक्वल टू
P bar इक्वल टू आई स्क्वायर RMS I RMS स्क्वायर Z cos phi, इसको इक्वेशन 3 मैं सपोज कर रहा हूँ। अब बच्चों, जैसा कि आपको पता है फाई के बारे में, where tan phi इज इक्वल टू, जो हम लोगों ने निकाला था फेजर डायग्राम लेक्चर 7 में, tan phi मूर कैपेसिटिव सर्किट में जो निकाला था, तो ये क्या मिला था हमें, XC माइनस XL अपॉन R। यहाँ से यदि cos phi की वैल्यू आप निकालिए, tan phi से sec phi से cos phi यदि आप निकालते हैं, नाउ दिस विल बी R बाई Z। ठीक है, ये R बाई Z आएंगे, या नहीं तो फिर आप इम्पिडेंस डायग्राम, ठीक है, थोड़ा सा एक बात और हम लोग लिख लें यहाँ पर, where phi, ऐसे तो जानते हैं चैप्टर 7 में काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़े हैं, phi इज फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज या कहिए EMF एंड करंट। ठीक है, EMF करंट के बीच का फेज डिफरेंस फाई है, या फिर करंट में फेज कांस्टेंट है फाई। tan phi के इक्वेशन से cos phi आप निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग इम्पिडेंस डायग्राम पर, इम्पिडेंस ट्रायंगल पर यदि गौर करें तो इम्पिडेंस ट्रायंगल से आप निकाल सकते हैं cos phi के वैल्यू। इसको मैं साइड में कर दे रहा हूं अलग से। इम्पिडेंस डायग्राम याद करिए, ये है हमारा इम्पिडेंस डायग्राम। दिस एंगल इज phi r XC माइनस XL, दिस इज Z, जहाँ Z इक्वल टू, याद होगा इम्पिडेंस इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। नहीं, यदि मोर इंडक्टिव होते हैं सर्किट, तो मोर इंडक्टिव सर्किट में यहाँ पर XL माइनस XC आया है। ओके, अब cos phi यदि लेते हैं इम्पिडेंस ट्रायंगल, इम्पिडेंस डायग्राम से, तो क्या आ जाएगा, R बाई जेड। अब इसको इक्वेशन 3 में रखते हैं हम, तो बाई इक्वेशन 3 से एवरेज पावर दिस इक्वल टू I RMS स्क्वायर Z cos phi के जगह पर R बाई Z से Z कैंसल। नाउ P बार इक्वल टू आ गया I RMS स्क्वायर इंटू R, इक्वेशन नंबर 4। और इस इक्वेशन 4 पर हमेशा आप ध्यान रखेंगे प्रॉब्लम करने के समय। और अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात अब आप सुनने जा रहे हैं, जो आपके सामने में है, वो क्या है कि जब कभी भी R और C का सर्किट होगा, RL का सर्किट होगा, RLC सीरीज में जब होंगे, तो AC सर्किट में जो पावर खर्च होता है, ओनली इन रेजिस्टेंस पावर खर्च होता है। अब यहाँ से कंफर्म हो लीजिए, जो हम लोगों ने ओनली R लेकर के AC सर्किट में निकाला पावर, वो इक्वेशन आ गया। अब ये शो कर रहा है कि AC सर्किट में चाहे LR हो, चाहे RC हो, या फिर LRC, LCR, तीनों कंपोनेंट हो, उस जगह पर जो पावर की जो खर्च होता है, डिसिपेशन होता है, वो होता है कहाँ पर, रेजिस्टर में होता है। एंड सो एक लाइन लिख करके रख लीजिए आप लोग यहाँ पर, इक्वेशन 4 के बाद थोड़ा सा लिख लीजिए, हेंस
Hence, in LR or RC या एंड कर कॉमा in LR comma RC and in LCR series LCR series AC circuit average power is dissipated, ठीक है। एवरेज का मतलब ड्यूरिंग अ टाइम, ठीक है ना। एवरेज पावर डिसिपेटेड मतलब एक समय के दरमियान, एक टाइम के दरमियान जो पावर खर्च हो रहा है, एवरेज पावर डिसिपेटेड। इन लॉन्ग टाइम भी बोल सकते हैं, इन लॉन्ग टाइम, इन वन साइकिल ऑफ एसी, इन लॉन्ग टाइम, ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम। इन सब लैंग्वेज को हम समझेंगे एवरेज। तो एवरेज पावर ड्यूरिंग अ लॉन्ग टाइम पावर इज डिसिपेटेड ओनली इन आर, यानी ओनली इन रजिस्टर। एंड सो जब कभी भी पावर डिसिपेटेड निकालना होगा आपको एलसीआर सर्किट में, आप सीधे ये इक्वेशन लगा लीजिएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को लगाने से आपको एवरेज पावर डिसिपेटेड इन एसी सर्किट निकल आवेगा। अब बच्चों, जो इक्वेशन आ रहे हैं इसमें कॉस फाई का क्या रोल है, क्योंकि कॉस फाई के अलावे तो टर्म कांस्टेंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें जो भी इक्वेशन 1 2 3 को देखिए तो कॉस फाई के अलावे जो टर्म है तो कांस्टेंट टर्म है, तो फिर इसमें कॉस फाई का क्या रोल है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ी बात करें। अब जो कॉस फाई है इसको पावर फैक्टर का नाम मिला है, ठीक है। इसको पावर फैक्टर कहते हैं, तो मेंशन कर लीजिए पावर फैक्टर। अब ये पावर फैक्टर है कॉस फाई। अब ये क्या है पावर फैक्टर, यदि हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है डिफाइन करो, तो इसमें से 1 2 3 कोई भी एक इक्वेशन को लिख लीजिए और यहाँ से बता दीजिए कॉस फाई पावर फैक्टर है। तो मेंशन कर दीजिए एवरेज पावर पी बार इन एसी सर्किट इज पी बार इक्वल टू हाफ। मैं इसको लिख रहा हूँ आरएमएस वैल्यू यूज करना बेटर होता है प्रॉब्लम में, मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एप्सिलॉन आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस ईएमएफ, आई आरएमएस कॉस फाई where cos phi is called power factor. Cos phi is called power factor. अब बच्चों थोड़ी सी हम लोग एक बात पर विचार करें एंड देन इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो हम लोगों ने देखा कि पावर की जो खर्च है एसी सर्किट में ये रेजिस्टेंस में है, तो फिर बाकी में जो पावर आते हैं उसका क्या होता है। जो बाकी कंपोनेंट है एल है सी में, जब आते हैं एनर्जी पावर आते हैं तो उसका क्या होता है। आइए थोड़ी सी इसको आप समझ लें, फिर आगे पावर फैक्टर का काम हम करेंगे। तो थोड़ा लिखते चलते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा हूँ। इनिशियली when
energy is supplied by AC source in LCR series circuit. LCR series circuit, then some energy is stored. Some energy is stored in electric field. In electric field of electric field inside capacitor. Electric field inside capacitor. Some energy is stored in magnetic field. In magnetic field in inductor and चलिए थोड़ा इसको हटाना होगा. And some energy is dissipated. Some energy is dissipated as thermal energy in resistor due to joule heating. ड्यू टू जूल हीटिंग, यानी कि रेजिस्टेंस में जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है जिसको कहते हैं जूल हीटिंग. तो जब जनरेटर यानी एसी सोर्स एलसीआर सर्किट में जब एनर्जी सप्लाई करता है तो इनिशियली जो है कुछ एनर्जी कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है, कुछ एनर्जी इंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें स्टोर होते हैं, और बाकी जो एनर्जी होता है यानी कुछ एनर्जी रजिस्टर में ड्यू टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट थर्मल एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट होते हैं, यानी कि हीट एनर्जी के फॉर्म में खर्च हो जाते हैं. अब बच्चों, हम लोग शुरू से जो एसी सर्किट का काम करते आ रहे हैं उसमें फेजर डायग्राम को यूज किए हैं. फेजर डायग्राम में आई नॉट, भी नॉट यानी कि एप्सिलॉन नॉट को यूज किए हैं, यानी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज फेजर, पीक वैल्यू ऑफ करंट फेजर को यूज किए हैं. ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, एसटीडी वैल्यू है. तो हम लोग एसी सर्किट का एसटीडी स्टेट ऑपरेशन कर रहे हैं, शुरू से ही फेजर डायग्राम को यूज कर रहे हैं. तब एसटीडी स्टेट में क्या होता है, आइए ज़रा देखते हैं कि जब आप आई नॉट, भी नॉट, एप्सिलॉन नॉट ये सब यूज करते हैं एसी सर्किट में, जब आप यूज करते हैं आरएमएस वैल्यूज़, ये तो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, एसटीडी स्टेट वैल्यूज़ हैं. तो हम लोग एसटीडी स्टेट ऑपरेशन कर रहे हैं एसी सर्किट का. तो आइए मेंशन कर दीजिए, इन एसटीडी state operation
in a steady state operation which we assume, जो हम मानते आ रहे हैं, जो हम मानते हैं, या कहिए यूज, which we use energy, average energy, average energy stored, average energy stored in capacitor and inductor together, यानी एक साथ, कैपेसिटर इंडक्टर टुगेदर remains constant, तो बच्चों स्टेडी स्टेट में, यानी कि जब आप आई नोट को, जब आप एप्सिलॉन नोट को यूज करेंगे, आरएमएस वैल्यूज को जब आप यूज करते हैं, तो इस स्टेडी स्टेट ऑपरेशन में जो हम लोग करते आ रहे हैं पूरे चैप्टर में, ठीक है, हम लोग स्टेडी स्टेट ऑपरेशन ही कर रहे हैं पूरे चैप्टर में, तो फिर ऐसी हालत में जो कैपेसिटर है, जो इंडक्टर है, दोनों की जो एवरेज एनर्जी है ये कांस्टेंट होते हैं, रिमेंस कांस्टेंट। तो फिर जो एसी जनरेटर एनर्जी सप्लाई देगा, कैपेसिटर का एनर्जी कांस्टेंट, इंडक्टर में एनर्जी कांस्टेंट, तो फिर जो एसी जनरेटर सप्लाई देगा एनर्जी तो डायरेक्टली रजिस्टर को पहुंचेगा, तो फिर रजिस्टर में जाकर के हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होते हैं, यानी कि हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट होता है इन रजिस्टर, तो रिमेंस कांस्टेंट। So the source of AC voltage, या कहिए AC सोर्स, supplies energy directly to register where the supplied energy is dissipated, supplied energy is dissipated as thermal energy in R, रजिस्टर में थर्मल एनर्जी के फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी हमारा खर्च हो जाते हैं। इसलिए एलसीआर सर्किट में रजिस्टर में एनर्जी डिसिपेट होते हैं, यानी कि एनर्जी का खर्च करता है रजिस्टर। अब एनर्जी निकालना हो तो वहां पर पावर निकालिए, क्योंकि पावर पर सेकंड एनर्जी का सप्लाई, पर सेकंड एनर्जी का खर्च होता है। अब ये जो कॉस फाई यहाँ लगा है, थोड़ा इस पर हम विचार करेंगे। पावर फैक्टर इन डिफरेंट केसेस। अब डिफरेंट केस में थोड़ा देखें पावर फैक्टर यानी कॉस फाई ये क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन 2 से मदद लेंगे हम थोड़ा सा यहाँ पर, और इक्वेशन 3 का भी मदद ले सकते हैं। चलिए, नाउ केस फर्स्ट, इन AC circuit with
प्योर आर यानी प्योर रेजिस्टेंस, ओनली रेजिस्टेंस। दूसरा लैंग्वेज ओनली आर। आपने देखा फेजर डायग्राम में फाई ओनली रेजिस्टर आर लेने पर जो फेज कांस्टेंट है करंट का, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ये मिला है हमें 0। तो फिर कॉस फाई इक्वल टू क्या होगा 1, मैक्सिमम कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू। अब इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 किसी एक इक्वेशन पर आप विचार कर लीजिए। चलिए इक्वेशन 2 को मैं लिखता हूँ। तो फिर बाय इक्वेशन 2 आप फील कर सकते हैं जो ये एवरेज पावर है ये मैक्सिमम होंगे, और रेजिस्टेंस में पावर का डिसिपेशन होता है, खर्च होता है, एंड सो मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन रेजिस्टर। तो फिर मैक्सिमम डिसिपेटेड पावर दिस विल बी एप्सिलॉन RMS I RMS cos फाई की जगह 1। फिर आप जो है एप्सिलॉन RMS को लिख सकते हैं, एप्सिलॉन RMS को I RMS इंटू R लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओनली रेजिस्टेंस है। तो फिर V इक्वल टू IR फार्मूला, V इक्वल टू वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस I RMS। नाउ दिस इक्वल टू I RMS का स्क्वायर इंटू R। जिस तरह से मैक्सिमम पावर जो खर्च होता है, डिसिपेट होते हैं, वो रेजिस्टर में डिसिपेट होते हैं, खर्च होता है। एक लाइन लिख दीजिए, हेंस मैक्सिमम पावर इज dissipated in R in register। चलिए नाउ नेक्स्ट केस सेकंड। केस सेकंड in AC circuit with L and C, या फिर इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं, और प्योरली रिएक्टिव सर्किट, प्योरली रिएक्टिव सर्किट। तो जब केबल, या ओनली पे लगा दीजिए, ओनली L एंड C, जब केबल इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं तो फिर इनको प्योरली रिएक्टिव सर्किट भी कहते हैं। अब जैसा कि आप पढ़े हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन इंडक्टर फाई इक्वल टू 0, नो फाई इक्वल टू पाई बाई टू। इंडक्टर में फाई इक्वल टू पाई बाई टू, ओनली कैपेसिटर लिए उसमें भी फेज डिफरेंस फाई हमें मिला है पाई बाई टू। तो फिर कॉस फाई इक्वल टू क्या होगा, कॉस फाई इक्वल टू कॉस पाई बाई टू 0, कॉस 90 डिग्री 0, एंड सो एवरेज पावर इक्वल टू 0। अब अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब AC सोर्स सप्लाई करता है एनर्जी, तो फिर इंडक्टर और कैपेसिटर जो हैं उसमें एनर्जी कांस्टेंट बने रहते हैं, इसलिए वो एनर्जी लेता नहीं है, एनर्जी खर्च नहीं करता है इंडक्टर कैपेसिटर, एंड सो डिसिपेटेड पावर इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर विल बी 0, क्योंकि डायरेक्टली जो है AC सोर्स से एनर्जी चले जाते हैं रजिस्टर के पास, जैसा कि हमने डिस्कस करके बताया आपको इससे पहले। तब पावर डिसिपेटेड 0 है इंडक्टर एंड कैपेसिटर में, तो फिर हम बोल सकते हैं हेंस इंडक्टर एंड
हैंस थोड़ा सा एक वर्ड बढ़ा दीजिए, हैंस एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर does not do not dissipate power, so these are called wattless। ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर को वाटलेस बोलते हैं। वाट पावर का यूनिट है, पावर जीरो, एंड सो वाट जीरो, एंड सो इंडक्टर कैपेसिटर डू नॉट डिसिपेट, खर्च नहीं करता है पावर, यानी एनर्जी खर्च नहीं करता है, पावर खर्च नहीं मतलब एनर्जी खर्च नहीं करता है। सो दीज आर कॉल्ड वाटलेस एंड द AC current passing in L and C are also called wattless current। wattless current। अब देखिए, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है व्हाट इज़ वाटलेस करंट, तो आप यहाँ से डिफाइन कर दीजिए एन इंडक्टर। ठीक है, वाटलेस करंट का जो वाटलेस करंट है इसका डेफिनेशन आप यहाँ से बना सकते हैं, बस केवल यहीं से लिख दीजिए एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर डू नॉट डिसिपेट पावर, सो दीज आर कॉल्ड वाटलेस and the AC current passing in L and C are also called wattless current। ये wattless current की definition हो गया। अब बच्चों थर्ड केस जो हम लोगों ने रेजोनेंट सर्किट पढ़ा है, रेजोनेंट सर्किट में किस तरह से पावर की डिसिपेशन होते हैं, पावर का खर्च होता है। केस थर्ड, in RLC series resonant AC circuit। अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा सीरीज रेजोनेंट सर्किट में कि जब XC इक्वल टू XL होते हैं तो करंट एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा होता है, यानी कि आई नोट जो है करंट एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा होता है, तो कहते हैं द सर्किट इज इन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, और सर्किट को रेजोनेंट सर्किट कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा यही होगा जिसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। अब इस समय देखिए कि tan phi का इक्वेशन लगा करके, tan phi यानी phi फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, XC माइनस XL अपॉन R, तो क्या देख रहे हैं, जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये जीरो अपॉन R जीरो, तो फिर फाई इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। अब जब फाई हो गया ज़ीरो तो फिर कॉस फाई इक्वल टू क्या हो जाएंगे, कॉस जीरो 1, यानी कि मैक्सिमम हो गया ये मैक्सिमम। अब इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 जो निकाल रखे हैं इसमें रख करके देखिए। चलिए इक्वेशन 2 में रख दे रहे हैं, तो P बार इक्वल टू एप्सिलॉन RMS, यानी RMS EMF, RMS वैल्यू ऑफ EMF, I करंट RMS cos phi की वैल्यू 1 मैक्सिमम, एंड सो पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम। इसी को फिर I इंटू R लिख लें, बिकॉज इस समय जो है Z इक्वल टू R हो जाते हैं, जैसा कि आप देखे हैं I नोट इक्वल टू एप्सिलॉन नोट बाई Z। ठीक है, I RMS ले लें यदि तो फिर एप्सिलॉन RMS बाई Z हो जाएगा। लेकिन जिस समय रेजोनेंट सर्किट है तो इस समय
Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएंगे। तो फिर आई आर एम एस इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन आर एम एस अपॉन R हो जाएंगे इन रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, इन रेजोनेंट सर्किट, जैसा कि आप लेक्चर 7 में ये सब पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिवीजन दे रहा हूं आपको। इन रेजोनेंट सर्किट, चलिए तो फिर यहाँ पर हमने लिख दिया आई आर एम एस इंटू आर लिख लेते हैं यहाँ पर। तो फिर आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड। इस तरह से सीरीज रेजोनेंट सर्किट में भी मैक्सिमम पावर खर्च होता है, और कहाँ खर्च होता है, इन रजिस्टर। एंड सो एक लाइन लिख करके रख लें हम लोग, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हेंस मैक्सिमम पावर इज dissipated in register in a RLC या LCR series resonant circuit, series resonant circuit। अब बच्चों cos फाई जो पावर फैक्टर है, इस पावर फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पावर सप्लाई कंपनीज़ हैं, जो हमारे घर तक बिजली पहुंचाते हैं, हमारे घर तक इलेक्ट्रिक पावर जो पहुंचाते हैं, जो कंपनीज़ हैं पावर सप्लाई करने वाले, वो भी इस पावर फैक्टर पर ध्यान रखते हैं और मैक्सिमम पावर सप्लाई करने के लिए कॉस फाई की वैल्यू को मैक्सिमम वो करना चाहते हैं, मैक्सिमम रखना चाहते हैं। अपने जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है पावर सप्लाई कंपनी का, जो बिजली सप्लाई करते हैं, उस कंपनी की जो बिजली भेजने का जो सिस्टम होता है, पावर भेजने का जो सिस्टम होता है, उसमें मैक्सिमम पावर वो सप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉस फाई को मैक्सिमम करना चाहते हैं। अब ये काम कैसे होगा, आइए ज़रा इसको देख लें। और फिर पावर सप्लाई कंपनीज, पावर सप्लाई करने वाले जो कंपनी हैं, कंपनीज, पावर सप्लाई कंपनीज प्लेस सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर्स, सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर्स throughout their transmission system, to increase power factor, यानी कि कॉस फाई को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं पावर कंपनीज, पावर सप्लाई कंपनीज, सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर्स, बहुत सारे कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करके, और जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, जिस सिस्टम से हमारे घर तक बिजली पहुंचता है, उस सिस्टम में थ्रू आउट, पूरे ट्रांसमिशन सिस्टम में, जहां से पावर शुरू हुआ हमारे घर तक, कई जगह पर ट्रांसमिशन सिस्टम में जो है सीरीज में बहुत सारे कैपेसिटर को कनेक्ट करके और लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? टू इंक्रीज पावर फैक्टर कॉस फाई, और कॉस फाई यदि इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, टू इंक्रीज पावर सप्लाई, अब देखिए ये काम कैसे होता है।
तो इसको मैं थोड़ा मैथमेटिकली दिखा देता हूँ आपको। tan phi इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। इनिशियली जो हमारे सर्किट्स होते हैं तो उसमें इंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि जो कंडक्टर है उसमें जब AC जाता है तो सेल्फ इंडक्टेंस होते हैं। अब हमें इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है इसको यदि कम करना है तो हमें XC को बढ़ाना पड़ेगा। अब XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी जो सोर्स का है इसको तो नहीं चेंज करते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट रखा जाता है। तो फिर आप यदि C को कम करें, C को कम करेंगे तो क्या होगा, XC इंक्रीज होगा, और XC इंक्रीज होगा यदि, तो फिर ये डिफरेंस हमारा कम होगा, tan phi का वैल्यू कम होगा। एंड सो सीरीज़ में जब बहुत सारे कैपेसिटर्स को आप कनेक्ट करेंगे तो C डिक्रीज होगा, तो फिर C इज डिक्रीज्ड, C को डिक्रीज किए जाते हैं। XC इज इंक्रीज्ड, XC को इंक्रीज किए जाते हैं। phi डिक्रीजेज, इससे क्या होता है, phi जो है ये phi डिक्रीज होंगे, phi डिक्रीजेज, और जब phi डिक्रीज होगा तो फिर cos phi पर सोचिए, जब phi की वैल्यू डिक्रीज होगा तो cos phi की वैल्यू इंक्रीज होंगे, यानी पावर फैक्टर इंक्रीज होगा, तो cos phi इंक्रीजेज, और जब cos phi इंक्रीज होगा तो फिर जो हमारा पावर का इक्वेशन है, cos phi पर डिपेंडेंट है पावर फैक्टर पर पावर डिपेंडेंट है, तो क्या होगा, cos phi के इंक्रीज होने से पावर सप्लाई इंक्रीज हो जाएंगे, हमारे घर तक ज़्यादा पावर पहुंचेंगे। चलिए बच्चों, हमने पूरी पावर को अच्छे से डिस्कस कर दिया है। अब अगला हम लोग जो टॉपिक लेंगे वो होगा हमारा रेजोनेंट सर्किट एंड रेजोनेंस। तब तक के लिए बाय बाय।